गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर्य वर्मा बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यहां से जब हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें, नई क्लास का, नया चैप्टर का या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का बहुपद पढ़ेंगे। तो बहुपद, इससे पहले बहुपद क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद का घात, बहुपद का मानक रूप, सारी चीजें, बहुत थोड़ी चीजें बहुपद के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। 10th में भी बहुपद के बारे में पढ़ना है, खास करके यहाँ बहुपद के शून्य, बहुपद का हल और बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ना है। और एक घात बहुपद है, दो घात बहुपद है, तीन घात बहुपद है, ऐसे बहुपदों को आपके उन बहुपद के शून्य दे रहे होंगे तो उन बहुपदों को ज्ञात करना होगा। ये आपका सिलेबस है। इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले राशि के बारे में आप चर्चा कीजिए। तो राशियां जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक चर राशि होता है और एक अचर राशि होता है, मतलब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल होते हैं। तो आप जो लोग भी देख रहे हैं वो सबसे पहले ये जानिए कि कौन सी राशि चर राशि होती है और कौन सी राशि अचर राशि होती है। तो एक चर राशि होता है वेरिएबल टर्म्स और एक अचर राशि होता है। तो चर राशि वो होती है जिन राशियों का मान निरंतर परिवर्तित होता रहता है। मतलब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका मान कोई निश्चित मान नहीं होता है, वो बदलता रहता है, कभी कुछ होता है। तो ऐसी राशियों को हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि होता है कांस्टेंट टर्म, जिन राशियों का मान हमेशा निश्चित होता है, जिन राशियों का मान अपरिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे अब चर राशि में कौन से आएंगे, जैसे हम यक्स पर विचार करते हैं। यक्स का कोई निश्चित मान नहीं होता है। किसी भी समीकरण को जब हम हल करते हैं तो यक्स का वैल्यू मुझे 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, -6, -5, -10 कुछ भी मिल सकता है। तो यक्स का मान जो है निश्चित नहीं है। तो यक्स एक प्रकार का चर राशि है। तो यक्स ऐसे y, z, मतलब जो अक्षर होते हैं उन्हें हम चर राशि कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे चर राशि के रूप में प्रयोग करेंगे। x, y, z, a, b, c, d कुछ भी ऐसे हैं तो उनको हम चर राशि के रूप में लिखते हैं। अचर राशि जिन राशियों का मान सदैव निश्चित होता है उन्हें हम अचर राशि बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म, जैसे 5 लिखा है तो 5 का जो वैल्यू है वो हमेशा 5 ही रहेगा, ना 5 से कभी कम हो सकता है, ना 5 से कभी ज्यादा हो सकता है। 5 ही ये कांस्टेंट है, निश्चित है, इसलिए 5 को अचर राशि बोलते हैं। तो अर्थात जितनी भी ऐसे 4 है, ऐसे 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी है, तो जितनी संख्याएं होती हैं, नंबर होती हैं, वो सब अचर राशि कहलाते हैं। आपको x, y, z या अक्षर जो है उनको चर राशि के रूप में जानना है और जितनी संख्या उसको अचर राशि के रूप में जानना है। अब आगे इतनी बात, ये सारी चीजें क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद होता क्या है? पॉलिनोमियल्स। यदि x एक चर है, x यहाँ पर एक चर के रूप में लिखा गया है, n एक प्राकृत संख्या है, n जो है आपका प्राकृत संख्या है, और a1, a0, a1, a2, an वास्तविक संख्याएं हो। मतलब x एक प्रकार का चर है, n एक प्राकृतिक संख्या है और ये 0, a1, a2 ... an जो है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो fx बराबर a0 + a1x + a2x² + a3x³ + ... an x⁴n को x चर में एक बहुपद कहते हैं। इस रूप को एक बहुपद कहा जाता है। जहां पे आप पहले ही देखे x चर के रूप में लिखा गया है, n प्राकृत संख्या, मतलब जो x पर चर पर घात लगा होगा वो प्राकृत संख्या का लगा होगा। पूर्ण संख्या 0 का घात भी लग सकता है, ठीक।
या यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि x एक पूर्ण संख्या हो तो इसे इस रूप को a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an(x पावर n) को x चर में एक बहुपद कहते हैं। मतलब चर में एक बहुपद, अगर इसी बहुपद में x के स्थान पर y रख दिया जाए, मतलब a0x इस प्रकार से लिख दिया जाए, a0 प्लस a1x y1 a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x पावर n), तो इसे चर y में बहुपद बोलेंगे। इसको हम चर y में बहुपद बोलते हैं। अगर z कर दिया जाए a0 प्लस a1 z प्लस ये 3z स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(z पावर n), तो इस बहुपद को हम चर z में बहुपद बोलते हैं। मतलब जो चर होगा उसी चर का वो बहुपद कहलाएगा। तो ये बहुपद की बात थी। जैसे आपका देखा जाए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है और चर x में बहुपद है। इसी प्रकार से आपका x क्यूब प्लस 5/3x प्लस 3, ये भी आपका एक बहुपद है, ये भी चर x में बहुपद है। और x पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस 9 भी एक बहुपद है। तो इस प्रकार का जो रूप होगा ये √2x क्यूब प्लस 3/5x प्लस 4, ये भी एक बहुपद है। और सारे बहुपद चर x के में बहुपद कहलाएंगे। चर x में एक बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है और वो भी चर के स्थान पर x प्रयोग किया गया है। अब बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बहुपद का प्रकार जानने से पहले बहुपद का घात पढ़ लेना है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद की घात क्या होती है। जैसे अब बहुपद की घात समझ लीजिए आप सभी लोग, बहुपद का घात किसे कहते हैं। जैसे मेरे पास एक बहुपद लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x पावर 4 और प्लस 3x क्यूब, एक बहुपद है मेरे पास और चर x में बहुपद है। तो यहां आपको ये देखना बहुपद की घात क्या है। घात होता क्या है, जो किसी बहुपद में चर के ऊपर जो घात लगा होता है। जैसे प्रत्येक पद, ये 4 घात का बहुपद, 4 पद का बहुपद है। इस बहुपद में 4 पद है, एक पद 5x स्क्वायर, एक पद 3x और अगला पद आपका 9x पावर 4 और 3x क्यूब। तो हमें ये देखना है कि इस पहले पद का घात, पहले घात पद जो है उसमें चर के ऊपर घात कितना, चर का घात देखना है। तो चर का घात यहाँ 2 है। यहाँ पे 3x में चर पर पावर 1 माना जाएगा, कोई घात नहीं लगा तो 1 लिखा होता है। यहाँ पर घात जो है 4 लगा चर पर, चर x पर घात कितना है 4 है। और यहाँ 3x क्यूब है तो 3x क्यूब में घात कितना है 3 है। तो किसी बहुपद में चर का जो सबसे अधिक घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में हमारे मतलब 9x पावर 4, इस बहुपद में चर पर जो सबसे अधिक वाला घात है, सबसे बड़ा घात है वो 4 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो गया 4। ऐसे इस प्रकार से एक बहुपद लिखा है x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4x पावर 5 प्लस 2। अब इस बहुपद में घात पर विचार करते हैं। तो यहाँ चर पे जो घात लगा है वो 3 है, इस पद का चर का घात 2 है, इस पद में घात 5 है, इस पद में घात x है ही नहीं, तो यहाँ पर घात 0 माना जाएगा, क्योंकि 2 को हम 2x पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा घात चर पर लगा होगा 5 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया 5 हो गया। तो
तो ये बहुपद के घात हो गए। मतलब किसी बहुपद का घात बताने के लिए आपको ये देखना है कि उस बहुपद में चर में सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो ऊपर वाले बहुपद में चर पर सबसे बड़ा घात 4 था, नीचे वाले बहुपद में चर के ऊपर चर पर जो लगा हुआ घात सबसे बड़ा घात 5 था। इसलिए पहले बहुपद का घात 4 होगा और दूसरा जो है ये 5 घात होगा। इसका मतलब ये 5 घात का बहुपद है। इसी प्रकार से x² माइनस 9x प्लस 2, अब इसमें ये कितने घात का बहुपद होगा? 2 घात का बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए 2 घात का बहुपद है। ऐसे मान लेते हैं 3x³ प्लस 4/5x³ माइनस 4x प्लस 9, ये कितने घात का बहुपद होगा? अब इसमें आपको ये देखना है, यहाँ स्क्वायर कर दें, समान घात हो गया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 1 है और इस पद में x है ही नहीं, तो इसका घात 0 माना जाएगा। तो ये कितने घात का बहुपद होगा? 3 घात का बहुपद हो गया। बहुपद के घात के बारे में भी क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में बहुपद की घात भी पढ़े हैं। तो अब एक और कंडीशन आती है बहुपद की घात वाली टॉपिक, आपके समझ में आई? अगला टॉपिक होगा बहुपद का मानक रूप। बहुपद को मानक रूप में लिखना भी ये 9th का ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी 10th में बता देते हैं। तो बहुपद को मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए क्या क्या आता है? मतलब जैसे कोई बहुपद दिया है, आपको कोई बहुपद दिया है, तो उसमें प्रत्येक पद के घात अलग अलग हैं। तो बहुपद के पदों को, उनके घातों के जो घात दिए हैं चर के, उन घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जो बहुपद प्राप्त होगा वो बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। मतलब बहुपद में जो घात होंगे या तो वो आरोही क्रम में लिखे हों या अवरोही क्रम में लिखे हों, मतलब घातों के बढ़ते हुए क्रम में पदों को व्यवस्थित कर दिया जाए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो बहुपद मिलेगा मुझे, वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे मेरे पास एक बहुपद है, मान लेते हैं ये एक बहुपद ये है 5x³ प्लस 2x² माइनस 9x⁴ प्लस x⁴ प्लस 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है। इसको मुझे मानक रूप में लिखना है। तो इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 2 है, इसका घात 4 है, इसका घात 6 है, इस पद का घात 1 है और इस पद का घात आप जानते हैं 0 है। तो इस बहुपद के पदों को इनके घातों के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ऐसे बहुपदों का जो रूप मिलेगा वो बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। जैसे इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? मानक रूप। मानक रूप में लिखने के लिए हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस पद का घात सबसे अधिक है। तो 6x², 6x³, ये x³ x⁴ है, ये वाला पद, फिर इससे 6 से कम ये वाला हो जाएगा माइनस 9x⁴ प्लस आपका कौन सा आएगा? ये वाला आएगा घात 3 वाला 5x³, फिर प्लस 2x², फिर प्लस 2x प्लस 3। ये आपका बहुपद का मानक रूप हो गया। अब घात एक क्रम में व्यवस्थित है, 6, 4, 3, 2, 1, 0, मतलब घातों के घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये बहुपद का मानक रूप होगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा, बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन जब भी कोई बहुपद आप कैलकुलेशन करके, सॉल्व करके आंसर या कहीं भी लिखेंगे
तो ये ध्यान रखना है कि वो बहुपद आप मानक रूप में ही लिखेंगे। एक और उदाहरण समझ लीजिए। मान लेते हैं मेरे पास बहुपद है x क्यूब माइनस 4x पावर 9 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x पावर क्यूब प्लस 4 माइनस प्लस 5x पावर 4। ये बहुपद है, इसको मुझे मानक रूप में लिखना है। तो हमने बताया चाहे बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए चाहे तो बहुपद के घातों के घटते हुए क्रम में लिखो या बहुपद के घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो इस बार हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। मानक रूप, अगर मानक रूप देखा जाए इस बहुपद का तो इसमें सबसे कम घात वाला हम पहले लिखेंगे, मतलब उस सबसे अधिक वाले से भी स्टार्ट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरह से लिखा जा सकता है बहुपद का मानक रूप। तो हम इस बार घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे कम घात वाला 4 था, इससे कम वाला घात आपका ये है 2x स्क्वायर, फिर ये आपका होगा माइनस 3x क्यूब, फिर आपका होगा प्लस 5x पावर 4, फिर x क्यूब 2 जगह था, चलो तो इसको हम कर लेते हैं 5, चलिए कोई बात। तो अब आपका हो गया प्लस x पावर 5 प्लस आप माइनस आपका हो जाएगा 4x पावर 9। ये आपका बहुपद का मानक रूप हो गया, क्योंकि ये बहुपद के घातों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। तो बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स में लिखने के लिए आपको करना ये होता है कि उस बहुपद को घातों के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वो बहुपद जो मिलेगा आपका बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। अब बहुपद के प्रकार पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार आपको देखना है, तो बहुपद का वर्गीकरण हम दो के प्रकार पर कर सकते हैं, दो आधार पर किया गया है। ठीक, मतलब जो बहुपद का वर्गीकरण होगा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम दो आधार मान के बहुपद को वर्गीकृत करते हैं। एक तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है और एक तो पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है। घात को आधार मानकर भी बहुपद का वर्गीकरण किया गया, तो घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होंगे और पद के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होंगे। तो हम सबसे पहले घातों के आधार पर देखते हैं। घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला बहुपद आपका होगा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जो रैखिक बहुपद होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स, अंग्रेजी में लीनियर LINEAR पॉलिनोमियल्स। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यहां पे देखना है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद का घात 1 होता है। अगर कोई बहुपद है, उस बहुपद का घात 1 है, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक
उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का घात 1 होगा वो बहुपद आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। मतलब एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जैसे रैखिक बहुपद का डिफिनीशन जो होगा, जैसे आप रैखिक बहुपद का उदाहरण देख लीजिए, 2x प्लस 3 ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। 4x माइनस 9 ये भी रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें इस बहुपद का घात 1 है, इस बहुपद का भी घात 1 है। ऐसे 4/9 x प्लस 2 या 3x माइनस 4/9 कुछ भी इस प्रकार से है तो ये रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद जो होते हैं मतलब उन बहुपदों का घात 1 होगा। ये ध्यान रखना है, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, जिन बहुपदों का घात 1 होता है या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। खास बात ये जानना है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। जो रैखिक बहुपद व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, मतलब मानक रूप क्या होता है, किस रूप में लिखा जाता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप ax प्लस b होता है। ax प्लस b होता है। जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0। जो रैखिक बहुपद होगा उसका मानक रूप ax प्लस b होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इस बहुपद से हम विचार करते हैं 2x प्लस 3, तो ये ax प्लस b के रूप में लिखा है। ये के स्थान पर 2 लिखा है, इस बहुपद में ये के स्थान पर 2 लिखा गया है, b के स्थान पर 3 लिखा गया है। ऐसे मान लेते हैं 4x माइनस 5 लिखा है, तो ये भी ax प्लस b के रूप में लिखा हुआ है। ये के स्थान पर 4 और b के स्थान पर -5 लिखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर ये इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैखिक बहुपद में x का गुणांक जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है। जैसे ये जो 2x प्लस 3 लिखा है, x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है, इस बहुपद में x का गुणांक 4/9 है, इस बहुपद में x का गुणांक 3 है। तो रैखिक बहुपद में x का गुणांक 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हो जाएगा तो 0 ax, तो 0 से x का गुणा करोगे 0, तो प्लस b बचेगा, तो वो रैखिक बहुपद नहीं होगा, आपका अचर बहुपद मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब रैखिक बहुपद बात आपके समझ में आ गई। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 4x माइनस 9, 5x प्लस 2, इस तरह से बहुपद होंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जो दूसरा बहुपद मेरा होगा वो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद द्वि प्लस घात, 2 घात, मतलब 2 घात वाले बहुपद को, 2 घात वाला जो बहुपद होगा, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है
यदि कोई भी बहुपद है अगर उसका घात 2 है तो उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब जैसे द्विघात बहुपद कौन किस रूप में होगा, जैसे आपका मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका द्विघात बहुपद है। 2x² माइनस 4x प्लस 9, ये भी आपका द्विघात बहुपद है, घात 2 होगा यहाँ, इस बहुपद का घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद होगा। 2x² माइनस 9 भी है तो वो भी द्विघात बहुपद है, या x² लिखा है केवल x² है तो वो भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि पद से हमें नहीं मतलब है। द्विघात बहुपद में एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, 3 पद हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि घात 2 ही है। ऐसे 5x² माइनस 2x माइनस 9 भी ये आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। मतलब जो द्विघात बहुपद होगा वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा, जहां ये b और c कोई वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या जानते हैं मतलब कोई भी संख्या आएगी, ठीक। और जो x हैं ये आप चर है जानते हैं, तथा इसमें ये ध्यान रखना है कि ये इज नॉट इक्वल टू 0। इस बहुपद में जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसमें ये जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, c जो है अचर पद है, तो x² का गुणांक 0 नहीं होगा। मतलब जो बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे हम एक बहुपद ये ले लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 9, ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है। ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है। इस बहुपद में a के स्थान पर 2 लिखा गया है, b के स्थान पर -4 है और c के स्थान पर 9 है। और ये बराबर अगर 0 हो जाए, मतलब 2 0 कर दे तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये आपको रैखिक बहुपद मिलेगा। अर्थात जो द्विघात बहुपद होंगे उसमें x² का गुणांक शून्य नहीं हो सकता है, इसीलिए लिखा गया है ये इज नॉट इक्वल टू 0। तो द्विघात बहुपद, बाकी शून्यक की बात आएगी तो द्विघात बहुपद पढ़े रहिए, शून्यक जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। वैसे आप जान लीजिए कि जो ये रैखिक बहुपद होता है उसका एक शून्यक होता है, जो द्विघात बहुपद होगा वो उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद होंगे उसके 3 शून्यक होंगे। मतलब बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं, जीरोज होते हैं। तो द्विघात बहुपद के बाद आप पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिधन घात मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद है और उसका पावर डिग्री जो है 3 है, उसका घात 3 है, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखा जाएगा, जिस बहुपद का घात 3 होता है, मतलब 3 घात वाले बहुपद को उसे
जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोला जाता है। और इसमें जो होता है, जैसे देखा जाए इसके, जैसे मान लेते हैं लिखा है x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 9 या 4x पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4, या ऐसा भी हो सकता है x³ माइनस 2x, कुछ रूप में भी हो सकता है। x³ खाली लिखा है तो भी त्रिघात बहुपद है, और x³ माइनस 4x² प्लस 3 लिखा है तो ये भी त्रिघात बहुपद है। मतलब अगर घात उसका 3 है, अधिकतम घात 3 है, पद से नहीं मतलब है, चाहे इसमें 4 पद हैं, इसमें 4 पद हैं, इसमें 2, इसमें 1, उस पद से हमें नहीं मतलब है। अगर किसी बहुपद में जो बहुपद का घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ये भी देख लिया जाए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां ये इज नॉट इक्वल टू 0। जो त्रिघात बहुपद होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, उसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a का मान 0 नहीं होगा। मतलब x के घात 3 वाले पद का गुणांक 0 नहीं हो सकता है। ऐसे आपके चतुर्थ घात बहुपद होंगे, पंच घात बहुपद होंगे, घात बढ़ते जाएंगे तो उनके घातों के प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो ये था घातों के आधार पर बहुपद। एक और होता है इसमें जिसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद अचर बहुपद किसे कहते हैं? शून्य घात का अगर कोई बहुपद है, जिस बहुपद का घात शून्य होता है उसे अचर बहुपद कहा जाएगा। जैसे आपका 5 लिखा है, 5 का घात शून्य है, क्योंकि 5 को हम 5x का पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसे 6 आपका अचर बहुपद है, -9 आपका अचर बहुपद है, -10 आपका अचर बहुपद है। इसका व्यापक रूप अगर देखा जाए तो ax पावर 0 होगा, लेकिन व्यापक रूप से मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अचर बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात शून्य होता है उसे हम अचर बहुपद बोलते हैं। अब आपको पढ़ना है, एक तो था आपका किसके आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद, दूसरा आप पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद देखा जाए तो एक पदी बहुपद मोनोमेल्स। अब एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? परिभाषा आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। परिभाषा डिफिनेशन लिखोगे, जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। या ऐसा लिख सकते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद या एक पदी बहुपद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मोनोमेल्स बोलते हैं। मतलब जिस बहुपद में केवल एक ही पद होगा, जैसे 4x लिखा है, इसमें केवल सिंगल टर्म्स है, इसलिए एक पदी बहुपद है। 3/4/3x³ घात से नहीं मतलब है, मुझे पद से मतलब है, इसमें केवल एक पद है। ऐसे 9x³ ये भी आपका एक पदी बहुपद है। मतलब जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उस बहुपद को हम एक पदी बहुपद या एक पदीय बहुपद बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा द्विपद या द्विपदी बहुपद।
द्विपदी बहुपद या द्विपद कौन सा होता है? द्विपदी बहुपद या द्विपद बोल सकते हैं। अब पद के आधार पर देख रहे हैं तो आप जानते हैं जिस पद में जिस बहुपद में एक पद वो एक पदी बहुपद। घात से हमें नहीं मतलब है, पहले ही बता दिया गया। और जिस बहुपद में केवल दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे द्विपदी बहुपद जिस बहुपद में केवल दो पद हो। 4x + 9, तो इस बहुपद को देखा जाएगा तो इस बहुपद में दो पद हैं, एक तो 4x है और एक 9 है। तो जिस बहुपद में केवल दो पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं या द्विपद बोलते हैं। या ऐसे हो सकता है 3x³ - 9, ये भी द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें भी केवल दो ही पद हैं। ऐसे आपके जो द्विपद होते हैं 4x + 9, 2x² - 4 या 6x³ + 2, इस प्रकार के जो बहुपद होंगे वो द्विपद कहलाते हैं या द्विबहुपद कहलाते हैं। मतलब द्विपद जो होता है, द्विपदी बहुपद जो होता है वो होता है कि पद के आधार पर देखना होता है। जिस बहुपद में केवल दो ही पद हों उन्हें हम द्विपद बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम देखें तो अगला बहुपद मुझे मिलेगा त्रिपद या त्रिपदी बहुपद बोल सकते हैं। तो ये भी आप जानते हैं पद के आधार पर जिस बहुपद में तीन पद होगा वो त्रिपद कहलाएगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे, डिफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे जाने रहिए, बोल दिए हैं, लिख लीजिए 3x³ + 4x + 9, इस बहुपद में तीन पद हैं। या x³ + 4 + 5 या 4x² + 2 या x⁹ + 3x + 4 या x + 2x² + x⁶। तो इसमें तीन, ये जितने भी बहुपद लिखे गए, ये तीन घात वाले बहुपद लिखे गए हैं, वो तीन पद वाले बहुपद हैं, इसलिए इन्हें हम त्रिपद बोलते हैं। तो त्रिपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल तीन ही पद होते हैं उन्हें हम त्रिपद कहते हैं। ऐसे तमाम पदों के आधार पर बहुपद बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक था बहुपद का प्रकार। अब अगला टॉपिक होगा जो अगले क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे, बहुपद का मान, फिर बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, और उसके बाद बहुपद के शून्य के बारे में आप सभी लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है। इससे पहले आप सभी लोग प्रकाश परावर्तन क्या होता है ये सीख चुके हैं। तो प्रकाश परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। दो नियम है परावर्तन, आप लोग जानते हैं कैसे होता है, आपको बताएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक समतल दर्पण है या कोई भी दर्पण है, चिकना तल है, इसी को हम परावर्तक तल कहते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण जिस तल पर आपतित होती है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। मान लेते हैं ये M1 M2 है और एक प्रकाश की किरण आपका ये आपतित किरण हो गई। आपको बताया गया, जानते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, तो और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और उसके बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई ये किरण, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। और ये आपका आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु पर अगर कोई लंब खींच दिया जाए तो वो अभिलंब कहलाता है। ये आप सब लोग जानते हैं। मान लेते हैं ये है, वो है और ये B है। मतलब AO मार्ग से कोई प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक तल से परावर्तित होकर OB मार्ग से वापस लौट जाती है, और ये मान लेते हैं हम अभिलंब हो गया। तो पहला नियम ये है, फर्स्ट नियम ये होता है। अब आप देखिए, इसको हम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर विचार करें तो ये तीनों आपको देखना है कि एक ही तल में है कि भिन्न भिन्न तल में है। तो
तो जो होगा एक ही तल में होंगे। मतलब फर्स्ट नियम ये होगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपको ये देखना है कि एक ही तल में है कि भिन्न भिन्न तल में है। जब भी कोई प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसमें जो आपतित किरण होगी, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा और परावर्तित किरण होंगे, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका हुआ प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। तो तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम 3 मार्कर लेते हैं, या मीनाक्षी लाओ 3 पेन लाओ, तीनों लाओ। ये मेरे पास 3 पेन हैं और 3 कलर के हैं। एक ब्लैक है, एक व्हाइट और ब्लू है, एक ग्रीन है। तो मान लेते हैं आपका ये आपतित किरण है। इधर से कोई प्रकाश की किरण आती है और फिर ये इस साइड में लौट गई, ये चली गई इधर, इस माध्यम में पुनः इधर वापस ये परावर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब है। तो तीनों एक ही तल में है, एक प्लेन में है, इस प्रकार से होगा। ये तीनों एक ही तल में है। ऐसा नहीं कि आपतित किरण ये आई और ये इधर से इस तरफ से गई, तो ये अलग अलग तल में होंगे। ये अभिलंब इस प्रकार से हो तो ये भिन्न भिन्न तल में होंगे। तो जो प्रकाश परावर्तन होता है उसमें तीनों चीजें, मतलब आपका आपतित किरण, ब्लैक वाले पेन को आपतित किरण मान रहे हैं, और जो ये ग्रीन वाला है वो आपका अभिलंब है, और व्हाइट और ब्लू वाला आपका परावर्तित किरण है। तो जो ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा, भिन्न भिन्न तल में नहीं होगा। दूसरा सेकंड नियम जो है आपका, दूसरा नियम जो होता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब सेकंड नियम, बस 2 ही नियम प्रकाश परावर्तन के हैं। फर्स्ट नियम आपका है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होगा। जैसा देख रहे हैं ये तीनों, ये आपतित किरण हो गई, इस मार्ग से आई, फिर यहाँ से लौट गई, इसी माध्यम में लौट गया, और ये आपका अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम आपका ये है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो आपस में सदैव बराबर होता है। आपतन कोण आपको बताया गया इससे पिछले क्लास में कि जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है उसके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और जो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण को सदैव स्मॉल आर से डिनोट कहते हैं। जैसे ये आपका आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना है वो आपतन कोण कहलाएगा, और ये आपका परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण कहलाता है। और आपतन कोण, ये वाला कोण इस कोण के सदैव बराबर होगा। मान लेते हैं यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब से 50 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित होगी तो अभिलंब से 50 अंश का कोण बनाते हुए ही परावर्तित होती है, 40 अंश या 60 अंश का नहीं बना सकती है।
मतलब सदैव हमेशा कहीं भी प्रकाश का जब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण जितने आपतन कोण पर आपतित होती है उतने ही परावर्तन कोण पर परावर्तित होगी। अर्थात ये होता है कि आपतन कोण I इज इक्वल टू होगा परावर्तन कोण R। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये था आपका प्रकाश परावर्तन लुटापन। ठीक, तो प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम इंपॉर्टेंट भी आता भी एग्जाम में। तो प्रकाश परावर्तन के नियम आप देख चुके। एक तो आपने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ और ये अवलंब हो गया। तीनों एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा। मतलब कोई भी प्रकाश के किरण जिस अभिलंब से जितने अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब से उतने ही अंश के कोण पर परावर्तित भी होगी। अब आपको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन के प्रकार। प्रकाश परावर्तन के प्रकार। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन होता क्या है? अगर कहीं पर प्रकाश का किरण है, प्रकाश आपतित होती है, किसी तल से टकराती है या किसी भी वस्तु से टकराती है या किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद में वापस जो लौटती है परावर्तित किरणें एक ही दिशा में परावर्तित हो रही हों, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन सदैव चिकने सतह पर होता है। जैसे एक प्रकाश की किरण ये हो गई, ये, और ये इस दिशा में वापस हो गई, ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। मान लेते दूसरी प्रकाश की किरण ये आई, फिर ये इसी दिशा में वापस चली गई और ये इस दिशा में आई और ये भी वापस चले गई, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर मिल रहे हैं। ये सभी किरणें आपकी हैं आपतित किरणें। किरणें, और ये आपकी हैं परावर्तित किरणें। ये आपका कोई परावर्तक तल हो गया। तो चिकने अथवा पालिशदार सतह पर होने वाले प्रकाश परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। या ऐसा भी मान सकते हैं यदि प्रकाश परावर्तन में परावर्तित किरणें एक ही दिशा में जा रही हों, एक ही दिशा में परावर्तित होती हों, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार का परावर्तन उसी तल पर होता है जो बहुत चिकना होता है। और कारण इसका ये है कि क्योंकि हर स्टेप में आपतन कोण और परावर्तन को आपतन कोण बराबर होता है। यहाँ से अवलंब खींचा जाए तो आपतन कोण का मान, इसका भी आपतन कोण का मान, यहाँ से अवलंब खींचा जाए तो यहाँ पर भी आपतन कोण के मान बराबर होंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या इसको हम विसरण भी बोलते हैं। अनियमित परावर्तन को विसरण भी कहा जाता है। ऐसा ये परावर्तन कौन सा होता है? इसमें ऐसा परावर्तन होता है, ये खुरदरी सतह पर होने वाले जो परावर्तन होते हैं वो अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। अनियमित परावर्तन में जो होते हैं परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में
फैल जाती है, एक ही दिशा में नहीं जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन या विसरण कहते हैं। मतलब जब वह प्रकाश का परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएं, तो उस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। और यह परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, खुरदरी सतहों पर होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि जो सतह खुरदरा होता है उस खुरदरी सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों के, सभी प्रकाश किरणों के आपतन कोण सेम नहीं होते हैं, आपतन कोण भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए परावर्तन कोण भी उनका भिन्न भिन्न होगा। जो प्रकाश की किरण जिस आपतन कोण के साथ आई है उतने परावर्तन कोण बनाएगी। इसीलिए इसमें होता क्या है कि प्रकाश की जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। इसीलिए चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए इसको हम विसरण कहते हैं। जैसे किसी दीवार की सतह जो है वो खुरदरा होता है, उस पर कोई अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो अनियमित होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका इस प्रकार का परावर्तक तल है, ये आपका परावर्तक तल जो है ये समतल नहीं है, चिकना नहीं है, खुरदरा है। तो एक प्रकाश की किरण ये आई, मान लेते हैं इस मार्ग पर लौट गई, ये परावर्तित किरण, मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ये आई, अब ये थोड़ा सा नीचा है, खुरदरा है, तो इसलिए हो सकता है भिन्न आपतन कोण कम होगा, तो इसलिए मान लेते हैं ये इधर लौट गई। ये ऐसे आपतित किरण ये आई, इधर गई, ठीक, ये वापस परावर्तित किरण, फिर एक आपतित किरण ये है, और तो परावर्तित किरण मान लेते हैं ये है, तो ये एक आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण आपका ये हो गया। तो जब मतलब वह प्रकाश का परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में वापस लौट जाती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं, तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। या ऐसा भी ध्यान रखिए कि खुरदरी सतहों पर होने वाले परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, और चिकने अथवा पालिशदार सतह पर होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विसरण भी कहते हैं। विसरण का मतलब आप सब लोग जानते हैं, फैलना, चारों तरफ फैलना, इसीलिए इसको हम विसरण भी कहते हैं। तो आज का क्लास था प्रकाश परावर्तन के नियम और प्रकाश परावर्तन के प्रकार। अगले क्लास में आप पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के आधार पर समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे। धन्यवाद।